All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. जानते हैं बॉन्ड हेबर कौन था और उसका आयनिक बॉन्डिंग पे या बॉन्डिंग पे क्या कंट्रीब्यूशन था, पढ़ेंगे आज की क्लास में। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की एक बुक है बाय आर.एल. मदान, उसे आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है। हाय, आई एम मनीषा सिंगला। वेलकम टू दी एस चांद अकेडमी। आज की क्लास में बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी एटम या एलिमेंट बॉन्ड क्यों करता है? दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर इन द लास्ट क्लास। वी नो हाउ एन एटम बिकम्स स्टेबल। कोई भी एटम स्टेबलाइज कब होता है? जब उसका आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीटली फुल होता है। दैट मीन्स बहुत छोटी क्लासेस में हम ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं, शायद आपको याद होगा कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल होता है। जब भी दो एटम्स बॉन्ड करते हैं तो दे बॉन्ड इन ऑर्डर टू अटेन दैट कन्फिगरेशन। दैट मीन्स द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स शुड बी completely filled by the contribution of electrons from both the atoms. That means according to this octet rule, an atom is the most stable when the outermost shell is completely full. Octet अगर हम specify कर देते हैं तो 8 electrons. To attain stability, atoms can lose, gain or share electrons. तीनों ही possibilities हैं। वो electrons को lose कर सकते हैं, gain कर सकते हैं या आपस में share करके अपने octet को completely full कर सकते हैं और अपनी electronic configuration को satisfy कर सकते हैं। जब भी कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो इट अटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट और उसको हम केटायन बोलते हैं। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है इट अटेन्स अ नेगेटिव चार्ज एंड इट इज़ कॉल्ड एन एनायन। शेयरिंग के केस में केटायंस और एनायंस फॉर्म नहीं होते। केटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ईदर कम्प्लीटली लॉस्ट और गेन्ड फ्रॉम अदर एटम्स। Now, what is ionic bonding then? When the atoms lose or gain electrons, तब ionic bonding का concept आता है और जब sharing of electrons होती है तब covalent bonding आता है, जो अभी हम later on पढ़ेंगे। तो let's first start with ionic bonding. As I just told you, it is the complete transfer of electrons between the positively charged cation and the negatively charged anion, and an electrostatic force of attraction is developed which gives rise to the bond which is known as the ionic bond. That means a cation and an anion react together to give us a compound which is said to have an ionic bond. For example, the simplest example that I just told you about is common salt. Common salt is, as we all know, is sodium chloride, that is NaCl. So sodium is a cation here and chlorine is chloride is an anion here. Sodium loses one electron to complete its outermost shell and chloride attains or gains an electron to complete its octet. So Na plus and Cl minus bond together to form an ionic bond and a stable compound which we call as sodium chloride. The exchange of valence electrons allows the ions to achieve electronic configurations of the neighboring noble gases and satisfies the octet rule. मतलब जब एक केटायन और एक एनायन बॉन्ड करते हैं टुगेदर तो उन दोनों की ही कन्फिगरेशंस फुलफिल हो जाती हैं एंड द कन्फिगरेशन इज़ क्लोज टू द नियरेस्ट नोबल गैस। नोबल गैसेस आई होप सबको पता है, हीलियम, आर्गन, जो हमारा ग्रुप 8 है। द केमिकल बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स थ्रू द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव और द मेटालिक एलिमेंट to the atom of an electronegative or non-metallic element is called the ionic or the electrovalent bond. अब यहाँ पर मैंने दो terms use करी हैं, electropositive and electronegative. Electropositive elements generally metals होते हैं जो कि electrons
लूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जनरली नॉन मेटालिक होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल। जैसे अभी NaCl का एग्जाम्पल लिया, तो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी, एंड क्लोराइड जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटालिक एलिमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए टू फुलफिल इट्स आउटरमोस्ट शेल। देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। क्या क्या चीज़ें हमें दो एलिमेंट्स में होनी चाहिए जिनसे कि वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं? एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि दो टाइप्स की बॉन्डिंग होती है, वन इज़ कोवेलेंट जिसमें शेयरिंग होती है, एंड वन इज़ आयनिक जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। तो जो दो एलिमेंट्स कंसिडरेशन में रहें उनमें ईदर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। नाउ द फर्स्ट फैक्टर, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, मतलब कोई भी एलिमेंट जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आई होप सबको पता है, द इलेक्ट्रॉन्स विच लाई इन द आउटरमोस्ट शेल। The atoms possessing 1, 2 or 3 valence electrons which are positioned in groups 1a, 2a and 13a of the modern periodic table tend to lose electrons and form positively charged species called cations. Now since ionic bonding cations और anions में ही होती है, तो we will categorize the periodic table into some of the tables which will lose electrons and some which will gain electrons, right? तो here जिन elements में जो valence electrons होते हैं वो 1, 2 या 3 होते हैं नंबर में, they can lose their electrons easily and form cations which is in the 1a, 2a and 13a groups of the periodic table. On the other hand, the atoms which have 5, 6 or 7 valence electrons present in groups 15, 16 and 17 of the modern periodic table will have a greater tendency to accept electrons and form negatively charged ions or the anions. So the left half of the periodic table is basically metallic in nature and it will lose electrons, and the right half is basically non-metallic and it will gain electrons. So the elements from the left part, that is the electropositive elements, and the elements from the right part, that is the electronegative elements, will combine together to form ionic bonds, giving us certain chemical compounds. Thus, an atom like potassium, which belongs to group 1a of the modern periodic table, has 1 electron in its outermost shell. आप सबको पता है कि 1s ऑर्बिटल में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. सो इफ़ यू लूज दैट 1 इलेक्ट्रॉन, द ऑक्टेट इज अचीव्ड एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम स्टेबल. इसलिए 1a ग्रुप के एलिमेंट्स जनरली 1 पॉजिटिव चार्ज के साथ केटाइंस बनाते हैं, सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, सीजियम प्लस एट्सेट्रा. So if we take up the example of potassium, then potassium can bond with chlorine in the similar way as sodium did, forming K plus and Cl minus, which will together bond to give us the ionic or the electrovalent bond. The second factor is the ionization energy of the metal. Now what do you understand by ionization energy? क्या होती है ionization energy? It is the energy required, or in fact the minimum energy that is required to remove an electron from the outermost shell of an atom, right? अभी मैंने सोडियम के बारे में बात की, पोटेशियम के बारे में बात करी, that they lose 1 electron. तो इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जितना as I have told you earlier, the electron which is farthest away from the nucleus can be removed easily from the shell. जितना दूर होगा उतना ईजीली रिमूव हो जाएगा, और जितना अनस्टेबल होगा उतना भी ईजीली रिमूव होगा, राइट? सो दीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल विच कैन बी रिमूव वेरी इजीली. द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी. कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम आयन फ्रॉम द सोडियम एटम. जब Na से Na प्लस बनता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. The ionization energy of sodium is around 500 kilojoules per mole, which is very low. It can easily lose electrons and get converted into a sodium ion. तो इसका मतलब है एटम का इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो एबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए. जितनी एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी उतनी ईजीली कैटायन फॉर्म होगा.
So, the lower the value of the ionization energy of the metal, more favorable will be the ionic bonding. Similarly, when we talk of the non-metallic element, then the concept of electron affinity comes into the picture. What is electron affinity? It is the energy released when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom. That means अगर हम सपोज क्लोरीन कंसिडर करते हैं, उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इट जस्ट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. वो 1 इलेक्ट्रॉन वो सोडियम आयन से लेता है, सोडियम से लेता है और Cl माइनस फॉर्म होके स्टेबलाइज हो जाता है. सो हेयर ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी लो. दैट मीन्स द एटम शुड बी एफिशिएंट इनफ टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, राइट. सो दिस इज हाउ द आयनिक बॉन्ड इज formed by an electropositive element and an electronegative element coming together to form a bond which gives a stable structure or a stable chemical compound. Now, the most important concept that comes into picture in ionic bonding is the lattice energy. Here, जो ionic compounds होते हैं, they are not discrete molecules. They do not exist as single molecules. जैसे NaCl है, उसका एक मॉलिक्यूल आप आइसोलेट नहीं कर सकते. It exists as a lattice. That means a group of sodium and chloride ions combine together to give a particular type of shape or a particular type of structure or a lattice, right. Now, each lattice has a certain energy associated with it, which is called the lattice energy. We can define the lattice energy as the energy which is released while two oppositely charged gaseous atoms or ions attract to each other and form an ionic bond. The total potential energy of the ionic compounds can also be called as the lattice energy. Lattice energy is generally denoted as UL and given in terms of per mole of energy. It can also be said as the sum of electrostatic and repulsive energies of the ions. Now, Born-Landay was one scientist who worked on lattice energies and he gave up an equation to calculate the lattice energy. The equation is shown on my screen and it says that the lattice energy per mole is given as Na into alpha Z square E square 4 pi epsilon naught R square into 1 minus 1 by n, where Na is the Avogadro's constant which we have been studying from quite long, which has a value of 6.02 into 10 to the power 22. It is a constant. Alpha is the Madeline's constant, which can also be denoted as A in some of the equations. E is the electronic charge, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Z plus and Z minus are respectively the charges of the ions which are taken into consideration. Now, there is one thing, Z plus and Z minus generally are the same. That means either it will be plus 1 on both the ions, plus 2 on, 2 on both the ions, plus 2 and minus 2 and so on. Then epsilon naught is the permittivity of the space, which is also a constant. N is the bond experiment constant. R naught is the closest ion distance, and UL, as I have already told you, is the equilibrium value of the lattice energy. Born-Landay commonly used for solving the lattice energy numericals. That means wherever you have to calculate the lattice energy, we use the Born-Landay's equation. This equation, as I have just told you, was given by Max Born and Alfred Landé, and it states that lattice energy can be derived from ionic lattices based on their electrostatic potential and the potential energy due to the repulsion. The derivation of this equation is not in our syllabus, so we will not be discussing it here, but this equation can be derived. The lattice energy decreases as you go down a group. जैसे जैसे हम periodic table में move करते हैं from top to bottom in a group, the lattice energy would decrease because the atomic radius will increase, and so the removal of the electrons will become easier. And in the periods, that means when you move from left to right in the periodic table, the atomic radii would decrease and hence the lattice energy would increase. Now, on this basis, you can have a number of numericals where one value is unknown and rest all the values are known.
One of the numerical has been shown on my screen, and you can see that all the constants or all the values are given in the question. Alpha is given to you, z plus and z minus are given to you. You know the value of the Avogadro's number, you know the value of pi, you know the value of epsilon naught, and you know the value of r naught, which is given in the question. And the value of n, that is the Born-Landes constant, is constant for a particular ionic compound. जैसे अगर सपोज मैं NaCl कंसिडर करती हूँ तो NaCl के लिए n की वैल्यू 8 पे फिक्स्ड है, ऐसे ही डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स के लिए n की वैल्यू फिक्स्ड होगी. तो सिंस फॉर NaCl वी हैव द वैल्यू ऑफ स्मॉल n टू बी 8 विच इज़ फिक्स्ड. नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन द एक्सप्रेशन, इन सब वैल्यूज़ को एक्सप्रेशन में डाल के हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं. You can calculate and the value will be somewhere around 755 kilojoules per mole. That is the value of the lattice energy. Next then we move on to Born-Haber's cycle. I hope Born-Landes equation सबको समझ आ गई है. Born-Haber जिसने एक साइकिल दिया जिससे हम टोटल लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ये साइकिल हमें एक रिएक्शन के बारे में बताता है जिससे कैटायन और एनायन टुगेदर फॉर्म द एंड प्रोडक्ट एंड द सब्सिक्वेंट इंटरवीनिंग रिएक्शंस विच टेक प्लेस टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट. दैट मीन्स इफ आई से सोडियम एंड क्लोरीन combine together to form sodium chloride, then what are the intermediate reactions that are taking place in order to form sodium chloride? Born-Haber साइकिल में कौन कौन से सब स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सोचिए. तब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. So myself Nitin Puri, who will be coming with more number of lectures for you to have not only the relativity but more number of topics in the engineering field so that you can have a better understanding of the subject on S-Chan platform. I hope you will enjoy it. Thank you. वेलकम बैक टू द S-Chand Academy आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि Born-Haber साइकिल में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के सब स्टेप्स क्या होते हैं. Basically, the Born-Haber cycle is one reaction which is divided into certain number of steps depending upon what all changes are taking place in the atom to form the given ionic compound. उस ionic compound को बनाने के लिए वो atom कौन कौन से other processes से undergo करता है so that we finally get the ionic compound. Now here also we will take a simple example of sodium chloride. Sodium exists as sodium metal in the solid form. Chlorine exists as chlorine gas in the gaseous form as Cl2 molecules. तो सोडियम एटम जो है Na in the solid state that first gets disintegrated or converted into the gaseous form जिसको हम sublimation बोलते हैं. Conversion of the solid to the gaseous form is sublimation and that has certain energy associated with it जिसको हम S से denote करते हैं. That is the sublimation energy of the sodium in the solid state. ऐसे ही जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, नाउ Na plus Cl2 giving you NaCl, that means I'll be using only half a mole of Cl2. इसका मतलब जो हाफ Cl2 है हमारा या हाफ Cl या Cl जो है गैसियस स्टेट में वो भी एक एटम में कन्वर्ट होगा जिसको कि हम फाइनली यूज़ करेंगे. इसके लिए डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होती है. Cl2 breaks down to Cl atom and that requires the dissociation energy or the bond dissociation energy. तो एक स्टेप रिएक्शन ये हो गया. One is sublimation, one is dissociation. Now this sodium gaseous atom gets converted into the sodium ion. इसके लिए we just studied हमें ionization energy चाहिए. तो Na gaseous से Na plus फॉर्म होने के लिए ionization energy required होगी जिसको हम IE से डिनोट करते हैं. Then chloride gaseous से chloride नेगेटिव बनने के लिए हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज़ होती है जो हमने अभी पढ़ा. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम EA से डिनोट करते हैं. एंड फाइनली जब हमारे पास दोनों एटम्स कैटायन और एनायन की फॉर्म में आ गए इन द गैसियस स्टेट, दैट इज Na प्लस इन द गैसियस स्टेट एंड Cl माइनस इन द गैसियस स्टेट, देन दे विल कंबाइन टुगेदर टू गिव मी NaCl इन द सॉलिड स्टेट जिससे कि हमारी लैटिस एनर्जी निकलेगी. नाउ फ्रॉम
हेसिस लॉ आप सबने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में. क्या होता है हेसिस लॉ? हेसिस लॉ होता है दैट कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में जितने भी सब स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द एनर्जीज यूटिलाइज्ड इन दोज सब स्टेप्स. तो यहाँ पर हमारे सब स्टेप्स क्या क्या हैं? सब्लिमेशन है, डिसोसिएशन है, आयनाइजेशन एनर्जी का यूज़ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूज़ है. और क्योंकि हम सॉलिड से गैसेस में जा रहे हैं तो हम एक और फैक्टर कंसिडर करेंगे, दैट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट R इनटू द टेम्परेचर T. So the final equation will be delta HF, that is the heat of formation of sodium chloride, is equal to S, that is sublimation energy, plus half of the dissociation energy, क्योंकि एक Cl2 का हमने सिर्फ हाफ ही पार्ट यूज़ करा है, एक ही एटम यूज़ करा है. So half of D plus ionization energy plus electron affinity minus the 2RT factor plus the lattice energy जो हमें कैलकुलेट करनी है. अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो NaCl का फॉर्मेशन है उसके लिए डेल्टा HF की वैल्यू हैज़ बीन फाउंड आउट टू बी -396 किलो जूल्स पर मोल. राइट, यहाँ पे हम 2RT कन्वर्ट करते हैं सो दैट आर साइकिल ऑफ एनर्जीज is converted to our cycle of enthalpies, because we are compressing 2 moles of the gas in making NaCl solid. Right? तो P delta V is equal to nRT से हमने ये लिया और डेल्टा N यहाँ पर 2 है. तो experimentally if we want to calculate the lattice energy or the heat of formation और हमें बाकी सब values पता हैं तो हम lattice energy को या heat of formation को calculate कर सकते हैं. Next concept that comes into picture is what is solvation energy? What is the connection between lattice energy and solvation energy? Lattice energy by now आप लोगों को पता चल गया है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल या किसी भी एक लैटिस की जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं और उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. There is a relation between solvation energy and the lattice energy. Solvation energy in layman language or in common terms is कि कितनी एनर्जी किसी भी कंपाउंड को चाहिए होती है टू डिजॉल्व इन वाटर. राइट, बेसिकली जब भी सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा रहेगी तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड या सॉल्ट जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं दैट विल डिजॉल्व इन वाटर और इन एनी गिवन सॉल्वेंट. और जब सॉल्वेशन एनर्जी कम होगी लैटिस एनर्जी से तब डिसोल्यूशन नहीं होगा. दैट मीन्स वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है दैट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर. इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां आपको सॉल्वेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी की वैल्यू दे रखी है या आपको पता है कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है या कम है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेशन एनर्जी. तो आप दो कंपाउंड्स के बीच में कंपैरिजन करके बता सकते हो कि विच ऑफ देम विल बी सॉल्युबल एंड विच ऑफ देम विल बी इनसॉल्युबल इन एनी गिवन सॉल्वेंट. इफ़ द साइज ऑफ द केटायन एंड द एनायन इज़ very different from each other, that means one of them is very small and one of them is very large, then that leads to a greater solubility. For example, जैसे cesium fluoride है, cesium is a very big cation and fluorine is a very small atom. So fluoride ion is very small while the cesium cation is very large. Similarly, if I consider lithium iodide, lithium is a very small cation and iodide is a very large anion. So in all such cases where one of the ions is very large and the other ion is very small, most of such compounds will be soluble in the alkyl halide solvents. Similarly, increasing the covalency also leads to lower stability. For example, अगर हम सिल्वर हेलाइड्स के एग्जाम्पल लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, then they exhibit progressively lower solubilities. That means starting from silver fluoride to silver iodide, the solubility will keep on decreasing because of the increase in covalency. One of the ions becomes very small and the other one becomes very large and hence the solubility will keep on decreasing. So silver fluoride is the more soluble out of silver fluoride, bromide, iodide and chloride, right? So AgF is the most soluble and AgI is the least soluble. Similarly, if you change the charge on the anion, increasing the charge on the anion lowers the solubility because the increase in lattice energy is large relative to the increase in solubility. Similarly, small polyvalent cations having large lattice energy make soluble salts with large univalent anions such as iodide,
nitrate, perchlorate, etc. Salts of transition metals and lanthanide ions are also soluble. Lanthanides, nitrate salts are soluble, but oxides and hydroxides are insoluble. All these can be justified on the basis of the difference in the lattice energy and the solvation energy. Now, when I talk of ionic compounds, सब ionic compounds completely ionic नहीं होते. Ionic compounds में कुछ covalent character भी होता है जिसे हम certain rules से determine कर सकते हैं. The power of an ion to distort the other ions is known as its polarizing power, and this tendency is called polarizability. The polarizability induces a certain covalent character in the ionic compounds, and this covalent character can be determined using the Fajan's rules. Now, what are Fajan's rules? Fajan was a scientist. He established the covalent character, the small covalent character that almost all the ionic compounds have. He took up the concept that the greater the polarization of an anion, the greater is the covalent nature. कोई भी आयन जितना ज़्यादा पोलराइजेशन कर सकता है उतनी ही उसकी कोवलेंट नेचर ज़्यादा होगी. There are majorly two factors which govern this. One is the polarizing power of the cation and one is the polarizing power of the anion. Since we have only two things in picture here, one is the cation and one is the anion. So, we can relate the covalent character both to the cation as well as to the anion. Now, first talking about the cation. The ability of a cation to polarize the anion is called the polarizing power, as I have already told you. It is directly proportional to the charge density, which in turn is directly related to the charge on the cation, while inversely related to the size of the anion. मतलब cation पे जितना ज़्यादा charge होगा उतना covalent character, anion का size जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा covalent character. The polarizing power increases with increase in the size of the cation. As I have just told you, smaller the cation, lesser the polarizing power, bigger the cation, more the polarizing power. Similarly, for the anion, it is the tendency of the anion to undergo polarization. Generally, anions ज़्यादा easily polarize होते हैं. It is indicated the easiness with which an anion undergoes distortion in the presence of the cation. Cation के होते हुए anion कितनी polarizability करता है वो monitor करता है उसकी polarizing power को. It is directly proportional में उसकी polarization की power ज़्यादा रहेगी. The larger the anion can undergo distortion very easily than the smaller ones. जितना बड़ा anion होगा उतनी easily वो distort कर सकता है बाकी ions को या cation को. It is also important to note that the anions with greater negative charge also undergo polarization easily. Negative charge and the size of the anion both will be favoring the polarizability. So, greater the polarizing power of the cation and greater the polarizability of the anion, greater will be the covalent nature. अब Fajans rule को हम basically तीन components में break कर सकते हैं, rule 1, rule 2 and rule 3. Rule 1 क्या है जो मैंने अभी explain किया उसको बहुत short में और descriptive manner में बताऊंगी. Rule 1 is the smaller the cation or larger the anion, the greater will be the covalent character in the ionic compound. तो आयनिक कंपाउंड में उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा जितना छोटा उसका कैटायन होगा और जितना बड़ा एनायन होगा. सो दैट मीन्स इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ लिथियम आयोडाइड, लिथियम इज अ वेरी स्मॉल कैटायन, आयोडाइड इज अ वेरी बिग एनायन दैट विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर. रूल 2, द ग्रेटर द चार्ज ऑन ईदर ऑफ द कैटायन और द एनायन, द ग्रेटर इज द कोवेलेंट नेचर. जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ से लिथियम आयोडाइड एंड बेरियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड में दोनों ही कैटायन और एनायन पे प्लस एंड -1 का चार्ज है रिस्पेक्टिवली, लेकिन व्हेन आई टॉक ऑफ बेरियम फ्लोराइड द चार्ज बिकम्स 2, +2 ऑन बेरियम एंड -2 ऑन Cl2. So, here the covalent character will be more. Rule 3, the ionic compounds containing cations with octet configuration have greater ionic character, while those containing cations with pseudo octet configuration will have appreciable covalent character. मतलब सूडो कोवेलेंट कहने का मतलब है जो आयनिक फॉर्म में रहेंगे, जो आयनिक फॉर्म में रहेंगे उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा.
Now, if we consider the covalent character of the alkali metals कौन कौन से होते हैं? We all know, starting from lithium, sodium, potassium, cesium, rubidium, etc. When we move down the group, the ionic character will decrease as we move down the group. Cesium will have the maximum character and lithium will have the minimum. Therefore, the covalent nature of the alkali metal halides containing the same halide ion decreases from lithium to cesium as per rule number 1. Now, similarly, talking about the application of rule number 2, the covalent nature of chlorides of sodium, magnesium and aluminum which lie consecutively in group 1, group 2 and group 3 of the periodic table. Aluminium chloride will be having maximum covalent character and sodium chloride will be having the minimum covalent character because of the change in charge. Sodium chloride has the minimum charge, AlCl3 will have the maximum charge. So, as the charge increases, the covalent character would also increase. For rule 3, when the cations have octet configuration or inert gas configuration in the outer shells, the effective nuclear charge is properly shielded by the inner s and the p orbitals, and hence the polarizing power is less than what is expected. Therefore, the ionic compounds with such cations will have lesser covalent character, while if the nuclear attraction is not properly shielded by the s and the p electrons, then the cations with pseudo octet configuration will have higher polarizing power. In this video, we talked about ionic bonding, the various equations and cycles that are involved in ionic bonding. In the next or upcoming videos, we will be talking about covalent bonding, the concept of hybridization and the various theories that are involved in covalent bonding. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की एक बुक है बाय आर.एल. मदान, उसे आप रेफ़र कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे।